अपनी पुस्तक घटनाचक्र समाजशास्त्र में आज हम दूसरे समाजशास्त्री चिंतक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अगर जो आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे वीडियो पाने के लिए चलिए शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स दूसरा हमारा चिंतक है। कार्ल मार्क्स से संबंधित प्रश्नों को हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व क्या है? तो मार्क्स की सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व है अपने आप के लिए वर्ग। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग की सबसे बड़ी अनिवार्यता वर्ग चेतना है। वे कहते हैं कि जब एक धंधे में काम करने वाले लोग संगठित हो जाते हैं और उनमें यह चेतना आ जाती है कि हम एक ही पेशे से हैं और इस तरह का समूह अपने आप में वर्ग है, यानी क्लास इन इटसेल्फ। दूसरी ओर धंधे में हेर फेर हो सकता है, लेकिन उनमें काम करने वाले व्यक्तियों की हैसियत सामान्य कामगार की होती है और वे इस मान्यता के आधार पर चेतना और संगठन बना लेते हैं। तो यह अपने लिए वर्ग यानी क्लास फॉर इटसेल्फ है। जब अपने आप में वर्ग क्लास इन इटसेल्फ और अपने लिए वर्ग क्लास फॉर इटसेल्फ में बदल जाता है तो ऐसी स्थिति में वर्ग संघर्ष तीव्र हो जाता है। साम्यवादी समाज की स्थापना का मार्ग भी क्या होता है, ऐसी स्थिति में प्रशस्त होता है। अब देखिए, मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप में संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या की है, जिसने वर्ग के रूप में करी है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स ने लिखा था कि सामाजिक आर्थिक ढांचों का परिवर्तन वस्तुगत नियमों से ही होता है। वस्तुगत नियमों के अनुसार ही सामाजिक आर्थिक ढांचा दूसरे की जगह लेता है। जैसे कि एक फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों में यह चेतना आ जाती है कि हम एक पेशे में हैं और इस तरह का समूह बन जाता है, तो यह अपने आप में एक वर्ग है। वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये आप जानते हैं, कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष के प्रतिपादक थे। उनका यह मानना था कि वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन लाने का वाली मुख्य ताकत है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कार्य करने के कार्यक्रम भी थी में मार्क्स और एंजल्स ने अपने विचारों को स्पष्ट तथा संक्षेप में रखे हैं। आगे देखिए, किसका नाम वर्ग संघर्ष से जुड़ा है? तो कार्ल मार्क्स का। फिर देखिए, मार्क्स के कथन अनुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। नेक्स्ट देखिए, मार्क्स और एंजल्स की व्याख्या देखते हैं। मार्क्स और एंजल्स ने लिखा है कि आजाद तथा दास, कुलीन तथा सामान्य जन, जमींदार एवं सर्फ यानी कि कृषिदास, श्रेणी प्रमुख तथा कारीगर, एक शब्द में शोषक और शोषित, एक दूसरे का विरोध लगातार करते रहे, निरंतर, कभी दबे रूप में, कभी खुले रूप में युद्ध। प्रत्येक स्तर पर मुख्य विरोधी उत्पादन प्रक्रियाओं के अंतर विरोध से पहचाने जाते हैं। अगर दो वर्ग सिद्धांततः एक दूसरे के विरोधी भी हों तो वे स्वतः संघर्ष में नहीं पड़ते। संघर्ष होने के लिए आवश्यक है कि यह आवश्यक है कि वे अपने हित और पहचान के प्रति जागरूक हों। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अपने हित और पहचान के प्रति जागरूक हों। साथ ही इसीलिए कहा गया है क्लास इन इटसेल्फ जब चेंज होता है क्लास इट फॉर इटसेल्फ में, तब जाके संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। तो साथ ही अपने विरोधी के हितों तथा पहचान के प्रति सजग रहें। इस प्रकार की वर्ग चेतना के विकसित होने के उपरांत राजनीतिक गोलबंदी के तहत वर्ग संघर्ष होते हैं। कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के बीच संघर्ष होगा, तो इस संघर्ष में सर्वहारा वर्ग की विजय सुनिश्चित होगी। निम्नलिखित में किसने समाज का अध्ययन बुर्जुआ और सर्वहारा के पदों में किया है? तो किसने किया है? तो मार्क्स वेबर ने किया। मार्क्स वेबर नहीं, सॉरी, कार्ल मार्क्स ने किया है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या किया है? बुर्जुआ और सर्वहारा पदों का प्रयोग किया है संघर्ष की अवधारणा में। बुर्जुआ फ्रेंच भाषा का मध्यकालीन शब्द है जिसका प्रयोग फ्रांस के मध्यम वर्ग के नागरिकों के लिए किया जाता था। ऐसे व्यक्तियों को एक और किसानों से, दूसरी ओर समाज के संभ्रांत वर्ग से अलग किया गया। इस शब्द का प्रयोग करने में कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग के लिए एक अलग धनिक वर्ग प्रदर्शित करने के लिए किया। मार्क्स के अनुसार इन दोनों वर्गों में निरंतर विरोधी संबंध रहे हैं, जिनका अंत बुर्जुआ की समाप्ति और सर्वहारा वर्ग की प्रशस्ति होगी। उनके अनुसार सामाजिक वर्गों की संरचना अर्थव्यवस्था के उत्पादन के संबंधों के आधार पर होती है। जिन व्यक्तियों का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण होता है और जो उत्पादन को खरीदने और बेचने की हैसियत रखते हैं, वे एक
वर्ग का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत ऐसे व्यक्ति जो केवल अपने श्रम पर निर्भर करते हैं और दूसरे वर्ग का निर्माण करते हैं, उन्हें दो वर्गों को उन्होंने क्रमशः क्या कहा, बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग कहा। पहले क्या होते हैं, जो उत्पादन को खरीदने बेचने की हैसियत रखते हैं और उत्पादन के साधनों में स्वामित्व होता है, नियंत्रण होता है, और वे एक वर्ग का निर्माण करते हैं, तो ये कौन सा वर्ग हो जाता है, ये बुर्जुआ वर्ग हो जाता है। इसके विपरीत एक व्यक्ति जो श्रम पर निर्भर होते हैं और वे दूसरे वर्ग का निर्माण कर लेते हैं, तो ये हुआ आपका सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग। आगे देखते हैं, पूंजीवाद है जिसका उपयोग श्रमिकों को शोषण के लिए किया जाता है। बहुत ही अच्छा कोटेशन है। तो ये किसने कहा, ये मार्क्स ने कहा। आधुनिक पूंजीवादी समाज में व्यक्तिगत संपत्ति सबसे अधिक संगठित होती है। लाभ उत्पादन का परम लक्ष्य होता है। मजदूरों के श्रम का उचित मूल्यों से कम मूल्यों में खरीद कर क्या करते हैं, देखिए अधिक वो जो उनका मूल्य क्या होता है, उनके मजदूरी कम देते हैं और अपना अधिक लाभ कमाते हैं, तो अतिरिक्त मूल्यों को पूंजी में बदल देते हैं। इस तरह पूंजी से पूंजी की सदा वृद्धि होती चली जाती रहती है। मार्क्स के अनुसार पूंजी वह धन है जो श्रमिकों के शोषण के निमित्त प्रयोग किया जाता है। यही शोषण कालांतर में वर्ग संघर्ष का प्रमुख कारण बन जाता है। देखिए क्या हुआ कि कोई उसने प्रोडक्ट बनाया, तो मान लीजिए 500 का बनाया और उसने उसकी लागत 500 आई और उसको उसने बेचा किसने, मजदूरी अगर दे के उसकी पूरी लागत कितनी आ गई, वो एक मजदूर को मजदूरी दी और जो लागत लगाई तो लगभग 500 रुपये दिया और उसने उसको 1000 में बेचा। तो जो 500 और 1000 के बीच में अंतर 500 का अतिरिक्त आ रहा है, वही क्या कहलाता है, अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। तो इसीलिए कहा, उसने क्या कहा मार्क्स ने, कि पूंजी वह धन है जो श्रमिकों का शोषण करने के लिए बनी हुई। आगे देखिए, किसने कहा कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की विशिष्ट आवश्यकता है, तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा। प्रतिस्पर्धा दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों के मध्य किसी सीमित वस्तु, अधिकार या सेवा को प्राप्त करने हेतु प्रथा या नियम के अंतर्गत किया गया प्रयत्न है। कार्ल मार्क्स ने जोर देकर कहा कि प्रतिस्पर्धा पूंजी का एक विशिष्ट आवश्यकता है। आगे देखिए, मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांतों में किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया है, उत्पादन की शक्तियां। मार्क्स के अनुसार सामाजिक संरचना के दो तत्व होते हैं, अधो या आधारभूत संरचना जिसे सब स्ट्रक्चर बोलते हैं, और अधिसंरचना या आश्रित संरचना जिसे सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है। समस्त उत्पादन प्रणाली, मोड ऑफ प्रोडक्शन को उन्होंने आधारभूत संरचना कहा। जो मोड ऑफ प्रोडक्शन था, जो समस्त प्रणाली थी, उसे उन्होंने क्या कहा, अधो संरचना कहा, है ना, आधारभूत संरचना, जिसे अधो या आधारभूत संरचना कहते हैं। और समाज के अन्य अंगों जैसे सरकार, धर्म, परिवार, आदर्श, दर्शन इत्यादि को उन्होंने आश्रित संरचना कहा, जिसे सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है। मार्क्स ने कहा कि उत्पादन प्रणाली ही समस्त सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत दिया, तो ये कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स ने बताया कि आर्थिक व्यवस्था ही सामाजिक व्यवस्था का आधारशिला है। सामाजिक संरचना में परिवर्तन तभी आता है जब आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है। इस प्रकार उन्होंने अपने विचारों में आर्थिक निर्धारणवाद या निर्धारणवाद की उन्होंने सिद्धांत दिया, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि द मोड ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन द जनरल कैरेक्टर ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल प्रोसेस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखते हैं, किसने आर्थिक निर्धारणवाद के सिद्धांत के संदर्भ में अपने सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो ये कार्ल मार्क्स थे। धर्म जनमानस की अफीम है, यानी कि धर्म जनमानस की अफीम है, ये किसने कहा, तो ये कहा आपका कार्ल मार्क्स ने। यद्यपि कार्ल मार्क्स ने धर्म के उन्मूलन की बात नहीं की, जिस प्रकार व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति की बात की, मतलब व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन धर्म को समाप्ति की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो ये बता रहे हैं कि धर्म जो है जनता के लिए, आम जनता के लिए अफीम का कार्य करता है। वो उसी में खोए रहते हैं, मस्त रहते हैं, उन्हें पता नहीं रहता उन्हें कौन लूट रहा है ना। तो देखिए, पर उसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की भांति धर्म में भी मनुष्य के विलगाव या अलगाव की कल्पना की। मार्क्स ने कहा कि मनुष्य जितना ही ईश्वर के विश्वास रखेगा, उतना ही स्वयं से दूर होता जाएगा। उसने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है। लोग स्वयं व अन्य मानवों पर किए गए अन्याय और असमानता को ईश्वर इच्छा के रूप में स्वीकृत कर लेते हैं। जैसे कोई हमारे ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है या किसी गरीब को शोषण होता है, वो ये मान लेते हैं कि भगवान द्वारा नियत है, वो भगवान ने ही ऐसा किया हुआ है ना। आगे देखिए, उन्होंने क्या, स्वयं अन्य
ये उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप दमन के विरुद्ध प्रतिरोध कम हो जाता है, धर्मवाद के जीवन को सुखकर होने में विश्वास दिलाता है। मार्क्स का विचार है कि धर्म असमानता और शोषण के विरुद्ध बगावत की संभावना को कम कर देता है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा। नेक्स्ट देखिए, धर्म जनता की अफीम, ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो कार्ल मार्क्स। उत्पादन की प्रक्रिया में मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है किसकी? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है, सही है, मशीन उपकरणों की। आगे देखते हैं हम। मार्क्स का मानना था, देखिए एक्सप्लेनेशन, मार्क्स का मानना था कि श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष केवल आर्थिक लाभ को लेकर नहीं था। उसने पूंजीवाद के अंतर्गत मशीनी उत्पादन की भूमिका पर भी पूरा जोर दिया। जो जो मशीन से उत्पादन की प्रक्रिया में पांव जमना शुरू किया, तो श्रमिकों ने सामाजिक संबंधों में भी बड़ा बदलाव आने लगा। मानो अब मशीन के पुर्जे माथे बनकर रह गया। मशीनें ही अधिकांश काम करती थी, मनुष्य तो मात्र उनका परिचालक था। इसी कारण श्रमिकों को अपने कार्य से मनोवैज्ञानिक संतुष्टि के अवसरों से वंचित होना पड़ा। इस संतुष्टि से अभाव से मार्क्स ने मानव का श्रम से अलगाव की संज्ञा दिया। देखिए जैसे कोई ये जो किसान होता है या कोई, देखिए छोटी सी जो छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाते हैं, कुटीर उद्योगों में लगे रहते हैं, जैसे किसी जो हैंड, जो अपने हाथ से चीजें बनाते हैं, जैसे डली, जो देखिए आपको कहीं कहीं पे कुछ चीजें हाथ की बनी हुई होंगी, कुछ खिलौने हाथ के, तो उनको अपने काम से लगाव होता है। लेकिन यही चीजें जब मशीनों से बनने लगती हैं, तो क्या होता है कि उससे वो अपने काम से अलग हो जाता है, और वो उसका अपना उस उत्पादन प्रणाली को एक मात्र पुर्जा बन जाता है। वो उससे अलगा, मतलब उससे जुड़ नहीं पाता। लेकिन जब वही कार्य वो अपने मन से एकदम मन लगा के उसी में डूब के करता, तो वो सोचता है ये मैंने किया है ना, ऐसे रहता है कि वो मशीन ने किया। आगे देखते हैं। हीगल और मार्क्स दोनों ने निम्न में कौन सी अध्ययन पद्धति प्रयुक्त की? तो ये कौन सी पद्धति थी? ये द्वंद्ववाद की थी। मार्क्स दोनों ही द्वंद्ववाद की पद्धति अपनाई। मार्क्स और एंजल्स ने हीगल के द्वंद्ववाद को उसकी आदर्शात्मक खोल से निकालकर उसे भौतिकवादी जामा पहनाया। इस बात को स्वीकार करते हुए मार्क्स ने स्वयं दास कैपिटल के प्रथम खंड के द्वितीय जर्मन संस्करण के अमुक में लिखते हैं कि उनके साथ, यानी कि हीगल के साथ, यह द्वंद्ववाद, यह यानी कि जो द्वंद्ववाद है, सिर केवल खड़ा था। यदि आप उसके रहस्यमय आवरण के भीतर छिपे तर्क को बुद्धिपरक सारतत्व का पता लगाना चाहते हैं, तो आपको उसे पलटकर फिर पैरों के बल सीधा खड़ा करना होगा। तो ये, और उन्होंने कहा दास कैपिटल में मार्क्स कहते हैं कि मेरी द्वंद्ववादी पद्धति हीगलवादी पद्धति से भिन्न है, अपितु उसकी उल्टी भी है। आगे देखिए, श्रम पूर्ति के लिए हानिकारक प्रभावों के कौन सा सही है? तो वर्ग संघर्ष और बेरोजगारी में कमी आई। श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभावों में कौन सा सही नहीं है? तो क्या है? वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आई है। लेकिन सही कौन कौन सा है? गरीबी और अमीरी के बीच अंतर बढ़ा है, ये सही नहीं था। और श्रमिकों के कार्य की दशा में प्रभावित हुए, राष्ट्रीय स्तर पर उग्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है। आगे देखते हैं। वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आना श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के एक सकारात्मक पक्ष है, जबकि गरीबी और अमीरी के बीच अंतर बढ़ना समाज के लिए हानिकारक है। श्रमिकों के कार्य की दशा प्रभावित होना, रोजगार प्रभावित होगा, अंततः गरीबी का कारण बनेगा। राष्ट्रीय स्तर पर उग्रवादी प्रवृत्तियों का बढ़ावा मिलना भी समाज के लिए अत्यंत हानिकारक है। अब तीसरे हमारे थिंकर हैं जो यूपी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, कौन है? हार्बर्ट स्पेंसर। तो शुरू करते हैं। अब वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया था? तो स्पेंसर ने किया था। औद्योगिक समाजों का प्रयोग समाज के वर्गीकरण में किसने किया था? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। प्रक्रिया में कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान समाज एक सरल स्वरूप जटिलता को प्राप्त कर लेता है। स्पेंसर के अनुसार आधुनिक समाज 3 चरणों से गुजरना है। पहला आदिम, फिर बर्बर और औद्योगिक। आदिम, बर्बर, औद्योगिक, है ना, PSI, है ना, प्रिमिटिव, सेवेज एंड इंडस्ट्रियल। हार्बर्ट स्पेंसर से प्रेरित होकर सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये ऑप्शन नहीं है हमारा, इसमें कोई सही नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हार्बर्ट स्पेंसर ने चार्ल्स डार्विन
के जैविक उद्विकास से प्रभावित होकर सामाजिक संरचना के विभिन्न अंगों और प्रकारों के बीच पाए जाने वाले परस्पर निर्भरता के संबंधों की व्याख्या की है। प्रश्न का प्रारूप त्रुटिपूर्ण है क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत का प्रतिपादित किया, न कि सामाजिक समझौते का। सामाजिक समझौते के प्रमुख विचार हाब्स, लॉक और रूसो हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो स्पेंसर ने। समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो भी क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, स्पेंसर। किसके अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूप में होता है? तो स्पेंसर ने कहा है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। ब्रिटिश समाजशास्त्री हार्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन के उद्विकास सिद्धांत के आधार पर समाज के सिद्धांत का विकास किया। उन्होंने डार्विन के प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन और योग्यता की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांतों को सामाजिक जीवन के एकीकृत सिद्धांत को बनाने में उपयोगी पाया। स्पेंसर के दृष्टिकोण सामाजिक विकास की अवधारणा पर आधारित था। उनका मानना था कि सभी समाज सरलता से जटिलता की ओर परिवर्तित होते हैं। डार्विन के विकास के सिद्धांत के तर्कगत साम्यताओं के कारण स्पेंसर ने समाज के विकास से संबंधित विचारों को सामाजिक डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। स्पेंसर के अनुसार सामाजिक क्रम विकास की कुंजी है। हार्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक क्रम विकास की कुंजी है, तो ये क्या है? प्राकृतिक चयन। आगे देखिए, इंग्लैंड के विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव की व्याख्या की थी। निम्नलिखित में कौन सा वो है? तो ये एच स्पेंसर। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को। इंग्लैंड के विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव के और विकास की व्याख्या की थी। तो ये स्पेंसर ने कहा। समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक कौन थे? तो ये स्पेंसर थे। आगे देखिए, एल एच मॉर्गन की पुस्तक सिस्टम ऑफ कॉन्सेग्यूनिटी एंड एफिनिटी को सामाजिक संरचना का प्रथम मानवशास्त्रीय अध्ययन माना जाता है। समाजशास्त्र के संरचना और प्रकार जैसे शब्दों के प्रयोग का प्रथम श्रेय स्पेंसर को है। स्पेंसर का कहना है कि समाज की तुलना शरीर से कर हम आसानी से उसे समझ सकते हैं। इमानुएल दुर्खिम ने इस उपमा का प्रयोग जगह जगह पर किया है। रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना संबंधी विचारों को दुर्खिम से ग्रहण किया। इवन प्रिचार्ड, फोर्टिस और फोर्ड ने रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसरण करते हुए समाज के अन्य पक्षों यथा राजनीतिक संरचना, नातेदारी की संरचना आदि पर अपना अध्ययन केंद्रित किया है। दूसरी ओर फ्रांसीसी संरचनावादी क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने संरचना की अवधारणा को एक नया आयाम देने का प्रयास किया। लेवी स्ट्रॉस ने संरचना का स्वरूप अमूर्त एवं विश्लेषणात्मक होता है। रेडक्लिफ ब्राउन की नज़रों में संरचना एक अमूर्त न होकर अनुभव आश्रित थे। आगे देखिए, समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रतिपादित किया? तो ये उद्विकास सिद्धांत था। उद्विकास की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने कब किया था? 1859 में जीवों के विकास को समझने के लिए किया था। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में इस अवधारणा का प्रयोग करता हार्बर्ट स्पेंसर है। उन्होंने उद्विकास की व्याख्या करते हुए लिखा है कि उद्विकास पदार्थ के एकीकरण और गति का अपव्यय है। इस प्रक्रिया में पदार्थ एक अनिश्चित और असंबद्ध समानता से निश्चित और सुसंबद्ध वैभिन्नता की ओर अग्रसर होता है। उद्विकास की धारणा प्रगति से भिन्न है। प्रगति में मूल्य और अच्छाई का भाव निहित होता है। बेहतर स्थिति की ओर हुआ परिवर्तन प्रगति है। उद्विकास एक मूल्य तटस्थ धारणा है। समाजशास्त्र में उद्विकास के सिद्धांत का शुरुआत हर्बर्ट स्पेंसर के लेखकों से हुई है, किंतु बाद में इस सिद्धांत में कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, इमानुएल दुर्खिम और गॉर्डन चाइल्ड जैसे लेखकों ने इसे किसी न किसी रूप में स्वीकार किया। आगे देखते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? उद्विकास की धारणा का प्रयोग सर्वप्रथम मॉर्गन ने विवाह, परिवार और टायलर ने धर्म और कॉन्त ने दर्शन, हैडन ने कला और लेवी ब्रूहल ने तर्क और स्वयं स्पेंसर ने सभ्यता के विकास को समझने में किया। हार्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया था, किसका किया था? देखिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है? मुख्य रूप से उद्विकास पद्धति का। आगे देखते हैं,
सामाजिक उद्विकास का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने समाज के सभी दृष्टिकोण रखा? हर्बर्ट स्पेंसर। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका क्या है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक चिंतन के प्राणीशास्त्रीय खोजों व तथ्यों पर प्रभाव पड़ने लगा। इन सिद्धांतों के माध्यम से समाज की प्राणीशास्त्रीय विधि की विवेचना और विश्लेषण किया जाने लगा। समाज की बनावट उसकी कार्य प्रणाली की तुलना में शरीर की संरचना और कार्यों में की जाने लगी। शरीर की बनावट तथा इसकी कार्य पद्धति और प्रक्रिया की तुलना करने वाले चिंतक हर्बर्ट स्पेंसर थे। स्पेंसर के विचारों में समाज में सर्वे सिद्धांत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने समाज को जीवित शरीर की तरह माना और यही उनका समाज का सर्वे सिद्धांत कहलाता है। निम्नलिखित में किसने समाज के सर्वे सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? स्पेंसर ने किया था। आगे देखिए, वह सिद्धांत जो समाज के मानव संरचना के कई बिंदुओं में साम्यता स्थापित करता है कहलाता है सार्वभौमिक सिद्धांत। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। किसने समाज का वर्गीकरण संघर्षशील और औद्योगिक रूप में किया? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का वर्गीकरण संघर्षशील और औद्योगिक यानी कि मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल में बांटा। उन्होंने परंपरागत समाज को संघर्षशील और आधुनिक समाज को औद्योगिक माना। समाज के सभी विकास की विवेचन निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये स्पेंसर ने किया। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक संरचना सार्वजनिक संरचना के के बीच बहुत सी समानताएं पाई जाती हैं। सार्वजनिक संरचना की तरह सामाजिक संरचना के विभिन्न अंगों के अपने विशिष्ट प्रकारों में परिवर्तन होने से सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे जैसे सामाजिक संरचना का विकास होता है वैसे वैसे अंगों के प्रकारों में भी घनिष्ठता बढ़ती है। अब देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर के साथ जुड़ा हुआ है? तो सैनिक और औद्योगिक समाज है। आगे देखते हैं हम। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को दो भागों में बांटा। कौन कौन से थे? एक सैनिक समाज था और एक औद्योगिक समाज यानी मिलिटेंट सोसाइटी जो परंपरागत थी और आधुनिक वाला इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी। टॉनी ने समाज को दो भागों में बांटा, जेमिन सेट और जेसिल सेट। और इमाइल दुर्कheim ने यांत्रिक या सहज या मैकेनिकल या सॉलिडरिटी और सावी या आंगिक या ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी का। हेनरी मैन ने एंशिएंट लॉ में परिस्थिति और अनुबंध स्टेटस एंड कॉन्ट्रैक्ट की व्याख्या की। हेनरी मैन ने स्टेटस एंड कॉन्ट्रैक्ट में एंशिएंट लॉ में 1861 में इसकी व्याख्या करी। आगे देखते हैं। हमारे नेक्स्ट थिंकर रहेंगे इमाइल दुर्कheim। थिंकर रहेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।